टेंथ के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स बुक के चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म के पार्ट 3 में मैं आपका स्वागत करता हूं। और इसमें हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से फेडरलिज्म को हम प्रैक्टिकली इंडिया में इसको पॉसिबल बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया ये हमने पार्ट 2 में पढ़ लिया कि किस तरह से जो पावर शेयरिंग है वो 3 लिस्ट बनाकर की गई, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। लेकिन ये हुई कॉन्स्टिट्यूशन की बात। अब प्रैक्टिकली किस तरह से हमारे भारत में इसको फेडरलिज्म को लागू किया गया और कौन कौन सी बातें रहीं जिसने इसको पॉसिबल बनाया इंडिया में, हम उसे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। आप जानते हैं कि इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स नेशन है और इसके अंदर कई डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग रहते हैं। तो जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ और उसके बाद धीरे धीरे इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के रूप में स्टेट्स बनने लगे, तो कुछ स्टेट जो थे वो उनका जो बेस रखा गया, क्राइटेरिया रखा गया, वो लैंग्वेज के बेस पे रखा गया कि जहाँ पर जो लैंग्वेजेस को बोलने वाले लोग रहते हैं उनका एक स्टेट बना दिया जाए। हालांकि कुछ नेशनल लीडर्स ऐसे भी थे जिनको ये डर था कि अगर इस तरह से हम लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स बनाने लगे तो इससे हमारी यूनिटी पर, इंटीग्रिटी पर ख़तरा हो सकता है। लेकिन उनका जो ये डर था ये बाद में गलत साबित हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से डिफरेंट लैंग्वेजेस के बेस पर स्टेट्स बनाए गए और वो आज भी हमारे इंडिया में हैं और अच्छी तरह से वो भी देश की यूनिटी को भी बढ़ा रहे हैं और अपना भी डेवलपमेंट कर रहे हैं। चलिए अब इसके जो पॉइंट्स है बुक के हिसाब से वो थोड़ा हम देख लेते हैं। ये वाली बात हमने कर ली कि कुछ जब ये डिमांड्स उठी कि लैंग्वेज के बेस पर स्टेट्स बनाए जाएँ तो कुछ लीडर्स जो थे वो डरे हुए थे कि कहीं इससे डिसइंटीग्रेशन नहीं हो जाए। द सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर्ड लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर सम टाइम, और इसलिए कुछ समय तक लिंग्विस्टिक स्टेट्स नहीं बने। बट द एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड। लेकिन जो अनुभव है, जो तजुर्बा है लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने के बाद, वो ये बताता है कि इससे हमारी जो इंटीग्रिटी है, हमारी जो यूनिटी है वो ज़्यादा मजबूत हुई है और इससे एडमिनिस्ट्रेशन भी ईजियर हो गया है। अब बात करते हैं हम लैंग्वेज पॉलिसी की। अभी जस्ट हमने लिंग्विस्टिक स्टेट की बात की, वो भी लैंग्वेज से रिलेटेड बात थी, ये भी लैंग्वेज से रिलेटेड बात है कि इंडिया में कई डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग रहते हैं। किस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो लैंग्वेज का इशू था उसको सॉल्व किया, इसको हम समझते हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस इंडिया में नहीं दिया गया, क्योंकि इंडिया में कई सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है। हाँ, हिंदी जो है उसको हम ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने माना है। बट हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियंस। लेकिन जो हिंदी है वो हमारी बुक के हिसाब से 40% जो लोग हैं उन्हीं की लैंग्वेज है। Therefore, besides Hindi, there are 21 other languages recognized as scheduled language by the Constitution। हमारी बुक के हिसाब से जो है 21 अदर लैंग्वेजेस को भी लिस्ट में रखा गया है, शेड्यूल्ड लैंग्वेज की लिस्ट में। कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशंस में ऑप्ट टू टेक द एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दिस लैंग्वेजेस। जो भी हमारी एग्ज़ाम होती है सेंट्रल गवर्नमेंट जिनको ऑर्गेनाइज करवाती है, तो उसके लिए कैंडिडेट इन लैंग्वेजेस में से कोई भी लैंग्वेज ऑप्ट कर सकता है एग्ज़ाम के लिए। स्टेट्स टू हैव देयर ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस, और स्टेट्स की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है कोई भी। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट, और जो भी काम होता है उस स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, जितना भी ऑफिशियल वर्क होता है वो वहाँ की उस ऑफिशियल लैंग्वेज में होता है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज़ ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पसेस वाज टू स्टॉप इन 1965। जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन करके तैयार हुआ, लागू हुआ, तो उस समय यह था कि इंग्लिश को भी कंटिन्यू रखा गया फॉर द 15 ईयर्स। लेकिन उसके बाद जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थे उन्होंने इसको डिमांड को रखा कि इसको इंग्लिश को आगे भी कंटिन्यू किया जाए, तो इसलिए इंग्लिश आगे भी कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, चलिए अब अगली बात करते हैं सेंट्रल और स्टेट रिलेशंस की। सेंट्रल और स्टेट रिलेशंस किस तरह से इंडिया में पहले थे और अभी उसमें क्या चेंज आए हैं,
सेंटर स्टेट रिलेशन से मतलब यहाँ पर यह है कि हमें पता है कि एक फेडरलिज्म के अंदर एक तो पूरे नेशन की, पूरे कंट्री की एक गवर्नमेंट होती है, इसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, और उसके बाद अलग अलग स्टेट्स की भी अपनी गवर्नमेंट होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशंस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। बीते जो इंडिया के आज़ाद होने के बाद अभी तक का जो समय है, लगभग 70 ईयर्स का जो भी टाइम पीरियड रहा, इसमें कैसे इन रिलेशंस में चेंज आया है ओवर टाइम, हम ये देखेंगे। फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। हमारे भारत में लंबे समय तक एक ही पार्टी ने रूल किया आज़ादी के बाद, सेंटर में भी और स्टेट में भी। एज एंड व्हेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट, द पार्टीज दैट रूल्ड एट द सेंटर ट्राई टू अंडरमाइन द पावर ऑफ द स्टेट्स। और ऐसा भी हुआ कई बार कि जब सेंटर में अलग पार्टी की गवर्नमेंट और स्टेट्स में अलग पार्टी की है, तो सेंटर ने स्टेट के जो पावर्स हैं उनको अंडरमाइन करने का, उनको कम करने की कोशिश की। In those days, the central government would often misuse the constitution to dismiss the state government that were controlled by rival parties and thus undermine the spirit of federalism। और कई बार ऐसा भी होता था कि अगर जो स्टेट गवर्नमेंट की जो सरकार है वो उस पार्टी की है जो सेंटर की में जिसकी गवर्नमेंट उस पार्टी के खिलाफ है, उसकी प्रतिद्वंदी है, तो ऐसे में जो सेंटर गवर्नमेंट है वो वहाँ पर अक्सर प्रेसिडेंट रूल लगा करके या और किसी तरीके से उनकी पावर को ख़त्म करने का काम करती थी। ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990। लेकिन 1990 के बाद हमारी इस पॉलिटिक्स के इस बिहेवियर में चेंज आया। दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मैनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1990 के बाद जो रीजनल पार्टीज़ थी वो अलग अलग स्टेट्स में काफ़ी पावरफुल होती जा रही थी। दिस वॉज ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोalition गवर्नमेंट एट द सेंटर। और ये वो टाइम पीरियड था जब कोई भी सिंगल पार्टी मेजोरिटी नहीं ला पा रही थी, और इसीलिए सेंटर गवर्नमेंट बनाने में कई पार्टीज़ का रोल था। कोalition बनाना पड़ता था, सिंगल पार्टी गवर्नमेंट नहीं बना पाती थी। तो एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी मिलकर जब गवर्नमेंट बनाती है तो उसे हम कोalition गवर्नमेंट कहते हैं। दिस ट्रेंड वॉज सपोर्टेड बाय अ मेजर जजमेंट ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट दैट मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट्स इन आर्बिट्ररी मैनर। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट भी पास किया जिसके तहत यह हुआ कि अब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने मनमाने तरीके से जैसा वो चाहे जब चाहे स्टेट गवर्नमेंट में को डिसमिस नहीं कर सकती, वहाँ प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकती। और कोalition गवर्नमेंट बनने के बाद जब रीजनल पार्टीज़ को भी वेटेज मिला, इम्पोर्टेंस मिला नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में, तो इस तरह से ये एक पावर बैलेंस की शुरुआत हुई कि कोई भी एक जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इट कांट यूज़ मच पावर, वो ज़्यादा पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती। और इस तरह से जो स्टेट्स में वो अंडरमाइन किया करती थी पावर्स को, वो अब बंद हो गया। चलिए अब इसको हम यहीं पर रोकते हैं। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम पार्ट 4 में कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।